हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए एक न्यू चैनल ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज कर दो। ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जेनी से होती है, जो कि अभी अपने ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर से मिल जाती है और उसके साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड कर रही होती है। वो हमें बताती है कि वो सिंगल है लेकिन उसके 2 बच्चे और ऐसी कंडीशन में उसकी शादी होना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसने एक ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर ढूंढी थी जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो इतना हैंडसम और उसकी बॉडी फिगर उसे बहुत अच्छी लगती है। मॉर्निंग में फिर जब जेनी की नींद खुलती है तो वो देख रही होती है कि उसका डेटिंग पार्टनर यहाँ से जा चुका है और उसने उसके लिए कपड़े और नोट छोड़ कर गए जिसमें उसे लिखा होता है कि कल तुम्हारे कपड़े फट गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी साइज के हिसाब से न्यू कपड़े रख दिया हूँ। जेनी कड़ी बहुत ही शाय होती है। फिर वो याद कर रही होती है कि वो जब डॉक्टर से मिलने गई थी, डॉक्टर ने उसकी बीमारी के बारे में बताई थी कि उसे ठीक होने के लिए मेडिसिन के साथ साथ जल्दी ये असर करेगा कि वो अपने पार्टनर के साथ रेगुलरली इंटीमेट हो। इस वजह से जेनी ने अपने इस ऑनलाइन पार्टनर के साथ वन नाइट स्टैंड करने का डिसाइड करी थी। तो वो सोच रही होती है कि उसकी ट्रीटमेंट कैसे पड़ा होगा। तभी जेनी को उसकी फ्रेंड मिया का कॉल आता है और रोज से बताती है कि तुम आखिर कंपनी का पहुंचने वाली हो, सिर्फ आधा घंटा बचा है और आज हमारे कंपनी का न्यू बॉस आने वाला है। यहाँ लॉबी में सभी एम्प्लॉइज इंतजार कर रहे, तुम कहाँ हो? तो जेनी भी जल्दी से फिर यहाँ अपनी कंपनी पहुंचती है और उसकी फ्रेंड उसके नेक पर निशान देख कर कहने लगती है, क्या देवा तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड तो नहीं है तो तुमने मेल मॉडल ढूंढ ली, बताओ वो कैसा था? तो जेनी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही होती कि वो कितना हैंडसम था, उसके एब्स थे और मसल्स भी बहुत अच्छे थे। तो ये दोनों यहाँ बहुत खुश हो रहे होते हैं और तभी यहाँ कंपनी का न्यू बॉस एंट्री करते हैं जो कि कोई और नहीं, हमारा मेन लीड फैंग है। वो यहाँ पर जेनी को देखता है और जेनी को उसे देखकर शॉक होती है और सोचती है कि उसका ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर जो कि उसका वन नाइट स्टैंड वो अब उसका न्यू बॉस बन चुका है। उसे बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील होता है कि उसने अपनी न्यू बॉस के साथ ही नाइट स्पेंड कर ली। फैंग अपना ऑफिस चले जाता है और सारी एम्प्लॉइज यहाँ पर उसके बारे में बात कर रही होती है कि वो कितना हैंडसम है। तो यहाँ पर एक लड़की बताती है कि लेकिन बॉस की तो पहले से फियांसी है। जब जेनी ये सुनती है तो उसे फिर फैन के ऊपर गुस्सा आता है कि ये तो एक स्कम्बैग है। फिर वो तुरंत ही फैन का वीचर आईडी ब्लॉक कर देती है। फिर यहाँ जेनी और उसकी फ्रेंड ब्लॉक करते हुए बातें कर रहे होते हैं। यहाँ जेनी को बता रही होती है कि वो उसे एक लड़के से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है, क्या पता वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। जेनी कहती है कि अभी मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। तो मिया बताती है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारी और उसकी आज की डिनर डेट अरेंज कर दी, तो प्लीज मेरा मत करो और आज उससे मिलने चली जाओ। फिर जेनी को इतने में उसकी मॉम का कॉल आ रहा होता है तो वो साइड में जाती है बात करने के लिए। जेनी की मॉम उसे कॉल पर बता रही होती है कि यू तो मैं बहुत मिस कर रहा था। फिर वो उसे फोन देती है बात करने के लिए, जो कि असल में जेनी का बेटा है, लेकिन जेनी और उसकी मॉम ने अब ये चीज छुपाए हुए और जेनी का बेटा अभी उसे अपनी सिस्टर समझता है, इसलिए वो उसे सिस्टर बूम की बात कर रहा होता है। और जेनी उसे बता रही होती है कि जैसे उसे कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाएगी तो वो जल्दी घर आएगी। और फिर यहाँ जेनी की मॉम यू को खेलने भेज देती है और जेनी से अकेले में बात करती है और उसे कहती है कि देखो तुम ये मत सोचना कि मॉम बहुत ज्यादा क्रूएल है, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। अगर हम इस बात को नहीं छुपाएंगे कि तुम्हारे पास सिन बेटा है तो फिर तुम्हारी फ्यूचर में शादी कैसे होगी? तो जेनी फिर अपनी मॉम को रोते हुए हाँ बोल रही होती है और वो कॉल कट करती है। फिर हम देखते हैं कि फैंग अपने असिस्टेंट को सारे एम्प्लॉइज को 1 घंटे में मीटिंग के लिए बुलाने बोल रहा होता है। इतने में वो जेनी के बारे में सोचने लग जाता है कि वो तो उसे देखते कितना डरती थी। फिर वो उसे मैसेज करने जा रहा होता है पर फिर उसे पता लगता है कि उसने तो उसका नंबर ब्लॉक कर दिए। वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक जेनी नाम की एम्प्लॉई है तो उसे यहाँ मेरे ऑफिस में मिलने भेजो। तो असिस्टेंट तो शॉक होता है और फिर कहता है कि ठीक है बॉस। फिर जेनी याद कर रही होती है कि फैंग से मिलने जाने से पहले उसने उसे मैसेज पे यही सब बात करी थी कि वो उसे और जानना चाहती है क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड है। तो फैंग भी बहुत ज्यादा खुश था, सो उसे बहुत फ्लर्ट वगैरह किया था कि दोनों साथ में लेंगे तो क्या क्या होगा। जेनी इस बारे में सोचती है कि आखिर वो इतने बड़ी कंपनी का सीईओ है तो क्या ऐसे रिच लोग भी ऐसे ऑनलाइन डेटिंग वगैरह करते हैं? तभी दिन उसकी फ्रेंड मिया कहती है कि तुम क्या सोच रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रात वाले मेल मॉडल के बारे में तुम अभी तक भूल नहीं पाई हो? जेनी कहती है कि चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। तभी इतने में यहाँ पर फैन का असिस्टेंट आ रहा होता है तो जेनी भी उसे देख के डरने लगती है कि ये यहाँ पर क्यों आ रहा है। फिर असिस्टेंट आकर जेनी से पहले उसका नाम पूछता है और उसे बताता है कि उसे बॉस ने अपने ऑफिस में बुलाया है। तो ये सुनते ही सारी एम्प्लॉइज बातें करने लगती है कि आखिर इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस को जेनी पहली नजर में पसंद आ गई हो। वो लोग तो बड़े खुश हो रहे होते। फिर असिस्टेंट जेनी को फैन के ऑफिस के बाहर लाकर उसे नॉक करते हुए बता देता है और जेनी अंदर जाने से डर रही होती है कि मैंने अब भी उसे ब्लॉक करी और इससे मुझे अब भी अपने ऑफिस में बुला लिया। जेनी फिर डरते हुए अंदर आती है और पूछती है कि बॉस आपको कुछ काम है? तो फिर वो कहता है कि थोड़ा नजदीक आओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। फिर वो उसे दिखाने लगता है कि तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, कल रात तो तुम मुझे हक करना छोड़ नहीं थी और अब सुबह होते ही तुम मुझे भूल गई और इतनी जल्दी अब मुझे ब्लॉक कर दी। तो फिर जेनी कहने लगती है
कि आखिर कल रात जो था वो बस एक एक्सीडेंट था, आप ऐसा समझ लो और पास्ट समझ के पूछो। और वैसे भी आपके पास तो फियांसी है ना, तो फिर तो ये सुनती फैन उसके पास आता और कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास फियांसी है। तुमने सच में वो फालतू की गॉसिप पे बिलीव कर ली? तो जेनी उसे दूर करते हुए कहती है कि चाहे गॉसिपिंग सच हो या झूठ, उसे क्या फर्क पड़ता है, हमें फिर भी इंडस्ट्री के साथ कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। तुम तुम्हारी कंपनी के बॉस हो और मैं बस एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ। ऐसा कहते कल रात जो हुआ वो ये समझ रहे थे कि तुम बस मेरी बीमारी को ठीक करने में मेरी हेल्प कर रहे थे। फैन कहता है कि अच्छा। वो उसके और क्लोज आकर कहने लगता है कि कल रात जिस तरीके से तुम बिहेव कर रही थी उस तरीके से तो लगा नहीं। फिर फैन जेनी को मेडिसिन दे देता है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए और से थक करते हुए कह रहा होता है कि तुरंत ही मुझे ब्लॉक पे से हटाओ, नहीं तो फिर मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ और कोई भी हमें आकर देख सकता है। तो जेनी फिर मान जाती है और तुरंत ही उसे ब्लॉक से हटा के दिखा देती है। और जैसे वो जल्दी से यहाँ से भाग रही होती है तभी इतने में यहाँ पर एक लड़की आई होती है और वो फैन का नाम लेते हुए उसे बुला रही होती है। तभी जेनी उसे देखकर शौक होती है कि ये तो उसकी कजिन सॉन्ग है। जेनी समझ जाती है कि लगता है यही बॉस की फियांसी है। फिर सॉन्ग के पूछने पर रोज बता देती है कि मैं बस इस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ और बॉस ने मुझे काम से बुलाए थे, और ऐसे बोलकर फिर वो भाग जाती है। फिर फैन जेनी के पीछे जाने को करता है तो सॉन्ग से रोकती है और बताती है ये शाओ को उस नया कंपनी लेकर आई थी पर वो कहीं खो गई है। तो ये चिल्लाता है कि तुमने उसे यहाँ पर क्यों लेकर आई। तो सॉन्ग बताने लगती है कि शाओ तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, इससे मैंने देख कर आ गई। फिर फैन से चिल्लाने लगता है कि तुमसे एक बच्ची नहीं संभाली जा रही है, आखिर तुम कैसी मॉम हो। तो वो कहती है कि आखिर मैं उसकी मॉम हूँ तो तुम मुझे ऐसे ब्लेम मत करो। फैन तुरंत ही फिर अपनी बेटी को ढूंढने जाता है और तभी यहाँ पर फॉन्ग सोच रही होती कि बस वो लड़की सेफ हो, नहीं तो आखिर मैं फैन से शादी कैसे करूंगी। अभी जेनी जैसे लिफ्ट में जाती है तो उसके साथ एक बच्ची भी वहाँ पर आ जाती है जो कि कोई और निशा है। जेनी को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है कि आंटी आप तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तो जेनी भी उसका नाम पूछती है। तभी इतने में यहाँ पर लिफ्ट खराब हो जाती है और पूरा अंधेरा हो जाता है। तो शाओ डरने लगती है। वो जेनी को हक करके कह रही होती है कि मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है। तो जेनी सोच रही होती है कि उसके ट्विंस हुए थे, लेकिन अगर उसकी बेटी खोई ना होती तो आज वो इतनी बड़ी होती। जेनी फिर यहाँ पर शाओ को कम्फर्ट करती है कि डरने की कोई बात नहीं है, अभी जल्दी से हमें लोग बचाने के लिए आ जाएंगे। फिर यहाँ लिफ्ट ठीक हो जाती है और ये लोग जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलते हैं फैंग और शारिन फर्स्ट बाहर खड़े होते हैं और शाओ जल्दी से फैन के पास जाकर उसे डैडी बोल रही होती है। जेनी ये सुनती है तो याद करती है कि सभी एम्प्लॉइज कह रहे थे कि फैन के पास पहले से फियांसी है। यहाँ पर शाओ कह रही होती है कि डैडी फिक्र मत करो, ये ब्यूटीफुल आंटी ने मुझे अच्छे से संभाल ली और इनकी वजह से मुझे डर नहीं लगा। तभी जैसी सॉन्ग यहाँ पर आती है तो वो शाओ को कहने लगती है कि मैं तो डरी गई थी। तो जल्दी से यहाँ पर शाओ तो उससे दूर होकर जेनी के पास आ जाती है और कहती है कि आप मेरी मॉम भी हो। तो ये सुनकर सारे इन्फ्लुएंस बातें करने लगते हैं कि आखिर ये क्या है, मॉम यही है तो बच्ची मान क्यों नहीं रही है। तभी सॉन्ग कहती है कि मैं लेट हो गई इसलिए तुम मॉम से गुस्सा हो गई हो ना। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं। फिर फ्लैशबैक में दिखाती कि शाओ जब बहुत ज्यादा बीमार थी तो यहाँ पर सॉन्ग उसका ख्याल नहीं रख पा रही थी और वो अपनी मॉम को कॉल करके बहुत सारी बातें सुना रही थी कि इस बच्ची की वजह से वो कितना ज्यादा परेशान हो गई है और फैन भी इतनी इजीली उससे शादी करने के लिए मान नहीं रहा है। वो कहती है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं शाओ की बेटी की जगह उसका बेटा चलाती। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और एम्प्लॉइज बातें करने लगती कि आखिर कौन ऐसी मॉम होती है जो अपनी बच्ची से क्लोज ना हो। तभी यहाँ पर सॉन्ग जानबूझ के जेनी के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि तुमने ही जरूर मेरी बेटी को ऐसे किडनैप करी होगी ना, तो कोइंसिडेंस कैसे होगा कि तुम जिस लिफ्ट में थी ये भी वही थी। शाओ जल्दी से बताने लगती है कि डैडी आपको बिलीव करना होगा, आंटी ने तो मुझे बचाई है और आप इनकी काइंडनेस को अच्छे से रिपे करेंगे ना। जेनी सोचती है कि लेकिन ये तो काइंडनेस को हेट्रेड के साथ रिपे करना हो गया, तुमने तो मेरी कजिन के साथ मेरी दुश्मनी करवा दी। फिर यहाँ पर फैन जेनी को अपने साथ अपने ऑफिस में चलने बोलते हैं। तो जेनी तो अपनी कजिन से डरी होती है कि कहीं ये ऐसा ना सोच रही हो कि मैं बॉस को फंसाने के लिए सब कर रही हूँ। फिर जेनी फैन के ऑफिस से ये बहुत दुष्ट रही होती है तो वो अपनी बेटी शाओ को जाने बोलते हैं और फिर जेनी से कहता है कि तुमने आखिर शाओ को बचाई हो इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ। जेनी कहती कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, ये कोई बड़ा भी काम नहीं था। तो कहता है कि कम से कम मुझे आज तुम्हें डिनर की ट्रीट देने दे दो, मैं तुम्हें अच्छे से थैंक्स करना चाहूंगा। तो जेनी सोचती है कि इसके साथ मैं कैसे ही डिनर करने जा सकती हूँ, कल भी हम बस डिनर करने गए थे और वहां पर मैंने ड्रिंक कर ली थी और फिर वो सब हो गया। फिर वो बहाना करने लग जाती है कि अरे मुझे घर जल्दी जाना पड़ेगा, मेरा जो डॉग है ना वो बिल्कुल भी मानता नहीं है, मुझे उसे रोज टाइम पे वॉक कराने जाना पड़ता है, नहीं तो वो पूरे घर को तहस वहस कर देगा। तो बॉस आप मेरे जैसे पेट ओनर का दर्द तो समझ सकते हो ना। तो फैन मान जाता है कि ठीक है जाओ। तो जेनी उसे थैंक यू बोलकर जल्दी से भाग जाती है और फिर फैन सोचा होता है कि ये खुद को तो संभाल नहीं पाती है, डॉग को क्या संभाल पाती होगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सॉन्ग को जो कि चुपके से आकर अपनी मॉम से कॉल पे बता रही होती है कि उसने आज जेनी को देखी और वो और फैन को ज्यादा क्लोज है। तो वो अपनी मॉम से कह रही होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता लग गया कि हम दोनों ने मिलकर उसकी बेटी को छुपाए हुए थे। और वो तो उसकी मॉम से ये समझा रही होती है कि हमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए।
तुम्हें कैसे भी करके फैन के साथ एक बेटा करना होगा, तो फिर वो तुम्हें घर से नहीं निकालेगा और तुमसे शादी करके रहेगा। और हमारा प्लान फेल ना हो इसलिए तुम्हें जेनी को कंट्रोल में रखना होगा। उसके ऊपर नजर रखे रहो, उसे कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जेनी अपना पानी पीने जा रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड मिया उससे बात करनी आती है और उसे पूछती है कि तुम्हें बॉस ने डांटे वगैरह दी, तो बताती है कि नहीं, बॉस तो उल्टा खुशी कि मैंने उनकी बेटी को बचाई। तो मिया कह रही होती है कि लगता है फिर तो तुम्हें प्रमोशन मिलने वाला है। तभी इतने में जेनी देख रही थी कि यहाँ पर उसकी एक कजिन सॉन्ग आ रही है, तो वो जान बूझ के फिर अपनी फ्रेंड मिया से कहने लगती है कि तुम मुझे आज ब्लाइंड डेट से इंट्रोड्यूस करवाने वाली थी ना, तो मैं उसे मिलने के लिए आ रही हूँ। तो मिया खुश हो जाती है और उसे बताने लगती है कि फिर उसे रेस्टोरेंट पे आज रात में उसे मिलने जाना होगा। बी सॉन्ग ये सुनकर खुश हो जाती है और जेनी से कहती है कि तुम ब्लाइंड डेट पर जा रही हो। जेनी कहती है कि हाँ। तभी मिया पूछती है कि ये कौन है, तो जेनी बताती है कि ये मेरी कजिन है। ये सुनकर मिया कहती है कि बॉस की फियांसी तुम्हारी कजिन है। फिर मिया ऐसे चली जाती है और सॉन्ग जेनी से कह रही होती है कि वैसे लेकिन तुम क्या उस छोटे बच्चे को भी अपने साथ ब्लाइंड डेट पर लेके जाओगी? ओ हाँ, अब तो वो तुम्हारा छोटा भाई है ना। ऐसा मजाक उड़ाते हुए जा रही होती है और खुश हुई होती है कि लगता है इसे तो कुछ पता ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि शाह यहाँ पर फैन से कह रही होती है कि डैडी क्या मैं वापस से उस ब्यूटीफुल आंटी के साथ खेलने जा सकती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो सॉन्ग ये सुनकर उसे बधाई लगती है कि लेकिन वो ब्यूटीफुल आंटी तो आज ब्लाइंड डेट के लिए जा रही है, वो तुम्हारे साथ खेलने नहीं जा पाएगी। तो फैन को तो ब्लाइंड डेट का सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होता, पर वो बिल्कुल दिखाता नहीं है, तो सॉन्ग को लगता है कि उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर वो अपनी बेटी शाह को अपने असिस्टेंट के साथ भेज देता है और सॉन्ग को भी यहाँ से जाने को बोल देता है। तो कहते कि ठीक है, मैं तुम्हारे काम में तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। फिर जैसी सॉन्ग भी यहाँ से चली जाती है तो फैन इसी बारे में सोच रहा होता है कि यानी वो मुझे डॉग को वॉक कराने का बहाना बोलकर ब्लाइंड डेट पर जा रही है। और फिर मिया जेनी को अपने सीनियर से मिलवा रही होती है जो कि उसका ब्लाइंड डेट है, और वो अपने सीनियर हान को भी जेनी से इंट्रोड्यूस करवा देती है कि ये मेरी बेस्टी है। और फिर दोनों यहाँ पर हैंडशेक कर लेती है। तो ये कहती है कि चलो फिर अब मैं चलती हूँ। फिर तू नया खाना ऑर्डर कर रही होती है। जेनी तो ये फिक्र कर रही होती है कि अगर ज्यादा का बिल बना तो हाफ ऑफ करना पड़ेगा। फिर इतने में जेनी को फैन की कॉल आ रही होती है, तो वो कॉल कट करती है। तो वो मैसेज करता है कि क्या तुम अपने डॉग को वॉक करा रही हो। जेनी उसे हाँ का मैसेज कर देती है। तभी इतने में यहाँ पर फैन को छींक आती है और जेनी देख लेती है कि फैन यहीं पर ही बैठा है और वो उसे अच्छे से देख भी रहा है। तो जेनी शॉक होती है कि आखिर इसे कैसे पता लग गया कि मैं ब्लाइंड डेट के लिए आई हूँ। फिर ये लोग डिनर कर लेते और जेनी देखती है कि फैन यहाँ से जा चुका है। फिर यहाँ पर जेनी अपने ब्लाइंड डेट के साथ हाफ बिल पे कर देती है। जब वो रेस्टोरेंट के बाहर आती है तो फैन अपनी कार से उसे पिक करने आ जाता है। तो जेनी मना करती है कि नहीं, मैं कैब से चली जाऊंगी। तब यहाँ पर पीछे एक कार वाला बंदा आवाज दे रहा होता है। तो फैन जेनी से कहता है कि देखो जल्दी से बैठ जाओ नहीं तो फिर ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो जेनी को बैठना पड़ता है। फिर फैन कार चलाते हुए जेनी को उसके घर तक ले आता है और फिर उसे इस बात पे डांट में लगता है कि वो उसे बाहर न करके ब्लाइंड डेट पर दी थी और क्या वो उसे पसंद नहीं आया जो किसी और से मिलने गई। तो जेनी कहती है कि हम लोग ऐसे भी सिर्फ ऑनलाइन डेटिंग रिलेशनशिप में थे और मुझे शादी भी तो करनी है। तो फैन अपसेट होकर कहता है कि तुम शादी करना चाहती हो। तो जेनी सोचती है कि वैसे तो वो अपने बेटे की वजह से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी वो इस चीज का एक्सक्यूज बनाकर इससे ब्रेकअप कर सकती है। फिर शेन भी यहाँ पर जिद करने लगता है कि वो जेनी के साथ उसके घर चलेगा क्योंकि वो भी उसके डॉग को देखना चाहता है। और फिर जब वो उसके घर के अंदर आता है तो देखता है कि कोई डॉग है ही नहीं, बल्कि डॉग वाला खिलौना है। तो जेनी बहाना करने लगती है कि यंग लोगों के पेट ऐसे होते हैं, ये सच मेरा पेट है और इससे भी मैं वॉक कराती हूँ। फिर जेनी रेस्ट करने का बहाना करके अपने रूम में आ जाती है तो फैन भी यहाँ पर आ जाता है। जेनी उससे दूर होती है और पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो फैन उसे बनाने लगता है कि देखो मैं भी सिंगल हूँ और तुम भी सिंगल हो, तो हम लोग एक परफेक्ट मैच हो सकते हैं। तो वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम किस चीज की फिक्र कर रही हो। जेनी तो अपने बेटे यू के बारे में सोच रही होती है। फिर फैन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और वो उसे गुड नाइट बोलकर फिर यहाँ से चला जाता है। मॉर्निंग में जब जेनी की नींद खुलती है तो सोचती है कि फैन को वो अपने सपने में कैसे देख सकती है, वो भी वो 5 साल पहले वाला वन नाइट स्टैंड वाला सपना। फिर हम देखते हैं कि जेनी जब यहाँ ऑफिस में आती है तो उसकी फ्रेंड मिया उसे बताने लगती है वैसे तो हमारे बॉस कभी भी इंटरव्यू में शादी के लिए जब भी पूछा जाता था तो कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि वो शादी के बारे में सोच रहे। और ये देखो उनकी फियांसे में सॉन्ग का भी इंटरव्यू है जिसमें वो सभी को ब्लेसिंग्स देने के लिए थैंक यू बोल रही है और लगता है दोनों ही शादी करने वाले जल्दी। जेनी सुनकर अब से जुड़ी होती है और याद कर रही होती है कि कल तो वो बड़ा उसे कह रहा था कि तुम भी सिंगल हो मैं भी सिंगल हूँ, हम लोग परफेक्ट मैच हो सकते। तो ये सोचती है कि वो झूठ बोल रहा था, झूठा पेन का। फिर फैन का असिस्टेंट यहाँ रिसेप्शन पर इंग्लैंड देखकर सोचता है कि बॉस का लंच जल्दी आ गया तो वो उसे लेकर चला जाता है। और फिर यहाँ लंच टाइम होने पर मिया कह रही होती है कि चलो अब लंच करने चलती है। तो जेनी को ध्यान आता है कि वो अपना लंच बॉक्स वाला बैग तो भूल ही गई और फिर जेनी अपना लंच बॉक्स लेने जाती है तो उसे पता लगता है ये यहाँ पर तो अभी बॉस का लंच है हुए और बॉस के असिस्टेंट ने गलती से उसका वाला लेकर चला गया। जेनी फिर एम्प्लॉय को कॉल करके असिस्टेंट से बात करने बोलती है। तो फिर ये एम्प्लॉय उसे बताती है कि असल में बॉस ने कहा है कि आप जाकर अब खुद अपना लंच बॉक्स एक्सचेंज करके आओ। तो जेनी वहाँ बहुत गुस्सा होती है कि उसे खुद जाना पड़ेगा
दूसरी ओर हम देखते हैं कि फैन यहाँ जेनी का लाया हुआ लंच बॉक्स खाकर बहुत खुश हो रहा होता है कि उसने कितने अच्छे डम्पलिंग्स बनाई है। फिर जैसी वो पहुंचती है तो दिखती है कि इसने तो सच में खा गया। फैंग उसकी तारीफ करता है कि बहुत ही अच्छा बना है। फिर यहाँ पर वो जेनी से कहते हैं कि अब मैंने तुम्हारा लंच खा लिया तो तुम मेरा लंच खा सकती हो। वो मना करती है कि नहीं मैं दूसरा खरीद लूंगी। तो फैंग कहता है कि मैं दे रहा हूँ ना तो ले लो। फिर यहाँ पर वो उससे पूछता है कि आखिर जब तुम मुझसे चैट करती थी तो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड रहती थी, लेकिन अब इतना डर्टी क्यों रहती हो। जेनी कहती है कि क्योंकि अब तुम्हारे पास फियांसी है और वैसे भी अब हम दोनों की शादी होने वाली है, तो ऐसे क्लोज एक्ट करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, यह इमोरल हरकत हुई। फैंग उसे एक्सप्लेन करने जा रहा होता है, तभी जेनी यहाँ लंच बॉक्स का बैग लेकर भाग जाती है। तो सोचता है कि तुम मुझे सच में अवॉइड कर रही हो। जेनी सोचती है कि ऐसे लाजी बॉस का अगर फायदा ना उठाया जाए तो फिर क्या मैं अपने आप को भूखी रखूं अभी। फिर फैन के ऑफिस में उसका फ्रेंड मिलने आया होता है और वो बताता है कि मैं अभी अब्रॉड से आया और मुझे तेरी शादी की गुड न्यूज मिल रही है, तो क्या तूने उससे प्रपोज कर दिया। तो फैन बताता है कि नहीं, अभी तो मैंने उसे ढूंढा और अभी तो हम शुरू आगे बढ़ेंगे। तो फैन का फ्रेंड उसे सॉन्ग के बारे में पूछता है कि वो तो तेरी बेटी शाओ की मॉम है ना, तो क्या तू उसे कंसिडर नहीं कर रहे। तो फैन बताता है कि वो बिल्कुल भी शाओ का ठीक से ख्याल नहीं रखती है और अभी शाओ को जल्दी इतना ज्यादा फीवर हुआ था और वो इतनी बीमार थी और वो एक मॉम होने की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पा रही है। फिर रात में जब फैन घर पे आता है तो उसकी मेड उसे बता रही होती है कि शाओ बिल्कुल भी मेडिसिन पीने को मान नहीं रही है। तो फैन फिर खुद ही यहाँ पर शाओ को मेडिसिन पिलाने आता है। वो कहती है कि डैड मुझे वो ब्यूटीफुल आंटी के साथ फिर से खेलने जाना है। तो वो फैन कहता है कि अगर तुम मेडिसिन पियोगी तो कल मैं तुम्हें लेके चलूंगा। तो वो मान जाती है और पूरी मेडिसिन पी लेती है। फिर नेक्स्ट डे जेनी जैसी अपने ऑफिस डेस्क पे आकर बेड में जाती है तो दिखती है कि यहाँ पर किसी ने केक रखा हुआ है। वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि ये किसने रखा है। तो कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस केक के ब्रांड को देखकर लग रहा है, फिर लगता है तुम्हारा कोई चाहने वाले ने रखा होगा, तो वो मेरा सीनियर तो नहीं है। जेनी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी तुम यहाँ पर शाओ आ जाती है और वो बताने लगती है कि ब्यूटीफुल आंटी ये केक मैंने आपके लिए गिफ्ट में लेकर आई हूँ। तो जेनी कहती है कि अच्छा तो वो दूंगा। फिर वो पूछ होती है कि तुम्हें आखिर कौन लेकर आया। तो शाओ बताने लगती है कि असिस्टेंट अंकल ने मुझे लेकर आया। वो पूछने लगती है कि ब्यूटीफुल आंटी आज आप मेरे साथ खेलने चलोगी। तो जेनी कहती है कि लेकिन अभी तो मुझे काम है। तो शाओ कहती है कि कोई बात नहीं, जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता मैं यहीं पर ही आपके साथ वेट करूंगी। तो जेनी फिर उसे अपने साथ ही बैठा देती है और उसके साथ बीच में बातें भी कर रही होती है और अपना काम भी कर रही होती है। फिर काम की छुट्टी होने के बाद जेनी यहाँ शाओ के साथ रेस्टोरेंट जाती है और शाओ यहाँ पर बहुत सारे खाने ऑर्डर कर रही होती है। तो असिस्टेंट ये सारी चीजें नोट करके फैन को मैसेज करके बता रहा होता है। फिर जेनी कह रही होती है कि आंटी आप अच्छे से कहो, ये सब मेरे डैड की तरफ से ट्रीट है। फिर इतने यहाँ फैन को और भी जाते हैं तो शाओ कहती है कि डैड फाइनली आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। जेनी उसे देखकर शॉक हो रही होती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर। तो फिर वो बताता है कि असल में शाओ हम दोनों को साथ में ट्रीट देना चाहती थी खाने की। तो शाओ सोचती होती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोली। फिर यहाँ पर फैन जेनी को जो भी खाना सर्व कर रहा होता है वो उसे नहीं खा रही होती, तो वो उसे वापस सर्व करता है और कहता है कि तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत थी, मैंने सिंगल बोला था तो मैं सच में सिंगल हूँ। फिर शाओ को वॉशरूम जाना होता है तो वो जेनी से कह रही होती है कि ब्यूटीफुल आंटी क्या आप मेरे साथ वॉशरूम चलोगी। तो जेनी मान जाती है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो एक लेडी इन दोनों को साथ देखकर कहने लगती है कि आप दोनों तो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बच्ची बिल्कुल अपनी मॉम पर गई। तो शाओ कहने लगती है कि आंटी सब कोई ऐसी कहता है कि मैं अपनी मॉम की तरह ऐसी ब्यूटीफुल हूँ। तो जेनी फिर अपनी बेबी की डिलीवरी का टाइम याद कर रही होती है कि उसकी मॉम ने आकर उसे बताई थी कि उसकी बेटी गायब हो गई है और वो कहीं मिल नहीं रही है। फिर जब ये लोग वॉशरूम से वापस रिटर्न आ रहे होते हैं तो फैन यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम शाओ को घर लेके जाओ। तो शाओ पूछती है कि डैड आप कहाँ पर जा रहे। तो कहता है कि मैं तुम्हारी ब्यूटीफुल आंटी को घर छोड़कर आ जाता हूँ। तो जेनी कहती कि नहीं तुम शाओ को ही लेकर जाओ, मैं सबवे से चली जाऊंगी। तो शाओ कहती है कि नहीं आंटी आप मेरे डैड को आपको छोड़ने दे दो, आखिर ये तो जेंटलमैन के गेस्टर होते, इतना तो करना ही चाहिए। और वो फिर जेनी को बाय बोल देती है और फैन को इशारा में कहती है कि डैड आपको ब्यूटीफुल आंटी का दिल जीत नहीं होगा, और वो फिर असिस्टेंट के साथ चली जाती है। और फिर जेनी फैन को कह रही होती है कि देखो तुम जाओ, और फैन कभी नहीं मानता होता और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ कर जाऊंगा, और वो उसका हाथ पकड़ के जैसे आगे बढ़ते हैं। तभी इतने में यहाँ पर फैन के दोनों फ्रेंड्स आए होते हैं और वो जेनी का नाम लेते हुए उसे बता रहे होते कि बस जेनी हम दोनों फैन के 20 साल से फ्रेंड है। तो जेनी हैंडशेक करते हुए सोचती है कि फैन के फ्रेंड्स को मेरा नेम कैसे पता है। तो फैन भी फिर जेनी को अपने सुख से मिलवाने लगता है कि ये लोग मेरे अच्छे फ्रेंड्स है, और वो जेनी के बारे में बताने जा रहा होता है। तो जेनी जल्दी से खुद कह रही थी कि मैं बस एम्प्लॉय हूँ। तो फैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम लोग जा रहे हैं। तो वो जेनी भी जल्दी से उसके पीछे जाती है और सोचती है कि इससे क्या हो गया। और यहाँ पर फैन के फ्रेंड्स तो समझ जाते कि लगता है वो गुस्सा हो चुका है, क्योंकि अभी तक लगता है वो उसका दिल ही नहीं जीत पाया। सच में कोई भी सोच ही नहीं सकता कि इतने बड़े कंपनी का सीईओ एक लड़की को नहीं जीत पा रहा है। क्या फायदा उसकी सारी ग्रेट क्वालिटीज का।
फिर उसके फ्रेंड्स फैन को मैसेज करने लग जाते हैं उसे कुछ हिंट वगैरह देने के लिए ताकि उसकी कुछ हेल्प हो जाए। और वो लोग फिर फैन को मैसेज कर देते हैं कि वो ऐसे कोल्ड फ्रीज बना के ना घूमे, क्योंकि लड़कियों का दिल जीतने के लिए इसे भी इफ्त करना पड़ता है। उन्हें वो बहुत सारे इफ्स लाए या फिर मूवी पर लेकर जाए। तो फैन फिर यहाँ इन्हें को मूवी के लिए पूछता है और दोनों जब मूवी हॉल में होते तो जेनी सोच रही होती है कि ऐसा लगता है हम लोग डेट पर आए। फिर वो अपने आप को शांत कर रही होती है और बैठे बैठे सो जाती है। फिर हम देखते हैं कि फैन उसे कार में ले आते हैं और उसे उसके घर तक छोड़कर उसे सोने देते हैं। जेनी की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि फैन यहाँ सो रहा है, तो वो उसके कोट से उसी को कवर कर देती है और चली जाती है। जब फैन की नींद खुलती तो वो अपने कोट को ऐसे देखकर खुश होता है कि वही उसे कवर करती गई। फिर नेक्स्ट डे जेनी की फ्रेंड उससे पूछती होती है कि आज तुम क्या करने वाली हो, आज तो फेस्टिवल वाला दिन है, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाऊंगी। जेनी कहती है कि मैं घर जाकर सोने वाली हूँ, आखिर मेरी जैसी सिंगल पर्सन क्या ही कर सकती है। फिर इतने में डिलीवरी बॉय यहाँ कंपनी में एक बड़ा सा फ्लावर बकेट लेकर आया होता है, तो सभी लोग ये देख रहे होते हैं कि ये किसके लिए होगा। तब यहाँ पे डिलीवरी बॉय कई नाम लेता है और कहता है कि मिस जेनी कौन है, आके साइन कर दो। तो जेनी शॉक होती है कि क्या ये मेरे लिए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो डिलीवरी बॉय बताता है कि इसमें आप भी नाम लिखे हैं तो आप साइन कर दो। फिर जेनी यहाँ सोच रही होती है कि उसे किससे भेजा होगा। वो फिर यहाँ पर फैन के बारे में याद करती है कि क्या वो उसे फ्लावर सेंड कर सकता है। तभी इतने में उसकी फ्रेंड कहती है कि पक्का मेरी सीनियर ने भेजा होगा, उसे तुम पसंद आती होगी, उसने तुम्हें इतनी बार मिलने के लिए बुलाया था पर तुमने मना कर दी थी। तो जेनी कहती है कि मैं बिजी थी ना। तो मियां उसे बनाती है कि कम से कम आज मिलने चली जाओ और उसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर लो, जो भी चीज होगी क्लियर कर लेना। जेनी मान जाती है और फिर इसके बाद जब वो रेस्टोरेंट पहुंचती है और तभी उसकी कजिन सोंगू से देखकर कहने लगती है कि तुम इतने महंगे रेस्टोरेंट में क्या कर रही हो, तुम जैसी लो सैलरी वाले एम्प्लॉय यहाँ पर आना भी कैसे अफोर्ड कर सकती है। तो जेनी कहती है कि कजिन मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलने आई हूँ, तो मेरी समझ नहीं आ रहा कि इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो सोंगू से वार्न करने लग जाती है कि तुम गरीब हो ना, तो अपनी स्टेटस को याद रखो, अगर तुमने मेरे मैन के पीछे पड़ी ना तो बहुत ही बुरा होगा। तो जेनी सोचती है कि यानी ये मिस्टर फैन की बात कर रही है, तो वो उसे क्लियर करने लग जाती है कि मैं और फैन बहुत ज्यादा कम आए मिले और मुझे उनके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं बोलोगी। तो जेनी की कजिन सॉन्ग को गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से में थप्पड़ लगाने जा रही होती है, पर तभी इतने में यहाँ पर फैन आ जाता है और वो शुरू में बोलते हैं और आकर कहता है कि आखिर वो जेनी को ऐसे हार्श बातें कैसे सुना सकती है। तो शॉन कहती है कि अच्छा तो जेनी तुम्हारा अपॉइंटमेंट था, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। फिर यहाँ पर हान जेनी से कहते हैं कि सॉरी मैं लेट हो गया। तो जेनी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं भी अभी यहाँ पर आई हूँ। तभी यहाँ पर सॉन्ग को तो गुस्सा आ रही होती है कि ये कितने ज्यादा चालाक लड़की है, पहले सिर्फ फैन को सेड्यूस करी और अब एक और ढूंढी है, और फिर सोच कर गुस्से में चली जाती है। फिर हान कह रहा होता है कि हम लोग कोई और जगह भी चलती, यहाँ पे मेरा मूड खराब हो गया। तो फिर लोग दूसरे रेस्टोरेंट आ जाती और जेनी उसे सॉरी कहती है कि लास्ट टाइम भी उसने उसकी इनविटेशन को कैंसिल कर दी थी। उसी कहती है कि मेरी फ्रेंड मिया ने तो तुम्हें सब बताई दी होगी। तो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर हमारी नाइट वर्कआउट नहीं करिए तो हम लोग अच्छे फ्रेंड्स तो बन सकती। फिर हम देखते हैं फैन को जो यहाँ रेस्टोरेंट में जेनी का इंतजार कर रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर सॉन्ग आ जाती है उसके पास। तो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सॉन्ग बताती है कि मैं अभी अपने फ्रेंड्स लोग के साथ आई थी और कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, तुम भी बस यहाँ मिल गए। और फिर वो टेबल पे खाना लेकर समझ जाती है कि वो यहाँ पर किसी से मिलने आया था। फिर यहाँ फैन से जाने बोल रहे होते तो कहती है कि आखिर तुम मुझे हमेशा इस तरीके से क्यों ट्रीट करते हो। मैं कितनी बार तुम्हें बताऊं कि मैंने तुम्हें कोई ड्रग नहीं दी थी और तुम्हें बस नशा नहीं हुई है, तो शाव के खातिर क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हो। फैन से गेट आउट बोल रहा होता है पर ये फिर भी नहीं मान रही होती और कहने लगती है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम आखिर मान के नहीं जाती। ऐसे बोलकर सी पास आती है। तो फैन कह देता है कि अगर तुम और पास आई तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ही इस सिटी से गायब कर दूंगा। तो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहती है कि याद है तुमने मुझसे शादी करने के लिए भी रिपोर्टर को हाँ बोले थे। तो फैन मुझसे क्लियर करता है कि मेरी शादी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है और हाँ मैंने तुम्हें क्लियरली बहुत पहले बोल चुका था कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाला हूँ और वो तो शाव की वजह से है जो तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी हो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो शॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। फिर डिनर के बाद जेनी हान को बाय कर देती है जैसे वो कार से चला जाता है और जेनी पीछे मुड़ती है। तो फैन को देखकर शॉक होती है और सोचती है कि ऐसा क्यों फील आ रहा है जैसे मैं चीटिंग करती है पप्पी की। तभी फैन उसे गुस्सा होने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर उस हान से मिलने गई थी और मैं वहां तुम्हारा वेट करता है क्या। तो जेनी ये सुनकर शॉक होती है और फिर उसे समझ आता है कि यानी वो फ्लावर्स इसने भेजा था और तभी उसने कार्ड में ऐसा लिखा था कि आज वो उसे डिनर डेट की इनवाइट करे। फिर जेनी उसे कहने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि फ्लावर्स तुम्हारी तरफ से। और फिर फैन जेनी को मेडिसिन दे रहा होता है और कहता है कि तुम्हारा पेट दुख रहा था ना तो ये उसके लिए। उसे कहता है कि मुझे पता है कि हम दोनों का स्टेटस इतना डिफरेंस है इसलिए तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, लेकिन मेरा कोई छुपने का इरादा नहीं है। जेनी सोचती है कि क्या ये कन्फेस करने वाला है।
फिर इतने में जेनी को उसकी मॉम की कॉल आई होती है और वो उसे बता रही होती है कि ये उसे बार बार बहुत मिस कर रहा है। तो जेनी कह रही होती है कि बस उसे 1-2 दिन की छुट्टी मिलेगी तो वो प्लेन से आ जाएगी। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, प्लेन में बहुत पैसे खर्च होंगी, तो मैं ही किसी दिन टाइम निकाल कर यू को लेकर आ जाऊंगी, ऐसे फिर तुम दोनों मिल भी लोगे। फिर जेनी कॉल करती होती है और वो इसी बारे में सोच रही होती है कि उसकी लाइफ ऐसी बहुत वैसी है, इसलिए वो ऐसे में एक रोमांटिक लाइफ डिजर्व नहीं करती। फिर वो फैन को डायरेक्टली मना करने लग जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए वैसे भी सुइटेबल नहीं है, तो उन दोनों को अपना रिलेशन पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। और वो उसे भी समझाती है कि अब तुमने देखी है ना कि मैं ऑलरेडी किसी और को देखी हूँ, तो अब हमें दोबारा मिलने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर फैंग उसे रोककर कहने लगता है कि तुम्हारा रीजन क्या है। तो जेनी उसे सब झूठ कह देती है कि मैं बस तुम्हारे साथ खेल रही थी, और फिर यहाँ से जल्दी से वो जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि फैंग अपने फ्रेंड को कॉल करके उन्हें ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है, और फिर वो ऐसे ड्रिंक कर रहे होते तो उसके दोनों फ्रेंड्स उसे देखकर बातें कर रही होती कि इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि कमरे कब पहुंच गए। फिर फैंग इन लोग को देख रहे होते तो दोनों पूछते हैं कि हमने तुम्हें उसे डिनर पे ले जाने बोले थे, तो उसका क्या हुआ। तो फैंग अब से रोकर कुछ नहीं बता रहा होता है। तो उसका दूसरा फ्रेंड कहता है कि लगता है फिर तो उस लड़की ने तुझे डंप कर दी। सच में फिर तो मानना पड़ेगा कि तुझ में ऐसी क्या कमी है जो उसे पसंद नहीं आ रही। वो कहता है कि लाकर हाथ दे तेरे पर्स चेक कर दूं, और उसे कहता है कि कहीं तुझे कोई हिडन प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फैंग कहता है कि बकवास करना बंद करो तुम दोनों। फिर उसके दोनों ही फ्रेंड्स कहने लग जाते हैं कि वैसे भी तेरी फैमिली तो कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तेरी वो स्ट्रेप मदर भी बस तुझे परेशान करने के पीछे पड़ी रहती। तो सोच अगर जेनी ऐसी फैमिली में आई तो उसे भी कितनी बुरी चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो लोग उसे समझा रहे होते कि अभी उसके पास रोमांस का टाइम नहीं है, वो जेनी को उनके सामने बिल्कुल नहीं ले जा सकता है। तो फैंग इन दोनों से कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहे हो, मैं काफी होश में हूँ और मुझे अपनी लिमिट्स पता है। फिर फैंग कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आता तो कंपनी के एम्प्लॉयज यहाँ बातें कर रहे होते कि बॉस आखिर कंपनी क्यों नहीं आ रहे। जेनी भी ये सब सुन रही होती। फिर इतने में थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेंड में आकर उसे न्यूज बताने लगती कि मिस्टर फैंग का कार एक्सीडेंट हो गया। जेनी ये सुनकर शॉक होती है और वो अपनी फ्रेंड की मदद से पता करवा लेती है कि फैंग कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, और फिर वो तुरंत ही हॉस्पिटल में उसे मिलने पहुंच जाती है। पर यहाँ पर गार्ड्स उसे आगे अंदर जाने से रोक देते हैं। फिर यहाँ पर फैंग का फ्रेंड आया होता है और वो जेनी से कहता है कि मिस जेनी, लगता है तुम फैंग से मिलने आई हो, मैं तुम्हारे और उसके रिलेशनशिप के बारे में सब जानता हूँ, तो चलो मैं तुम्हें अंदर लेके चलता हूँ। और फिर वो गार्ड्स को मना कर देता है कि वो लोग जेनी को नहीं रोक सकते। तो जेनी सोचती है कि फैंग ने आखिर बाकी सभी को उसके और मेरे रिलेशनशिप के बारे में क्या बताया होगा। फिर जेनी जैसे ऑपरेशन रूम के बाहर आती है तो दिखती है कि यहाँ पर चैन की पूरी फैमिली, उसके डैड, ग्रैंडमा और स्टेप मॉम और स्टेप मदर भी। तो जेनी को तो शक उसकी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर भी हो रहा होता है कि ये लोग सच में फैंग की केयर करते होंगे कि नहीं, और कहीं इस कार एक्सीडेंट के पीछे इनका हाथ तो नहीं होगा। तभी तुम्हें यहाँ सॉन्ग भागते हुए आती है और वो फैंग की फिक्र करने का नाटक कर रही होती है और पूछती है कि अभी वो कैसा। फिर वो जेनी को देख लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जल्दी से यहाँ पर फैंग का फ्रेंड साथ देते हैं कि ये मेरी फ्रेंड है तो इसे मैं नहीं साथ लेकर आया। तो सॉन्ग को ये सुनकर गुस्सा आती है और वो जेनी को बातें सुनाने लगती है कि लास्ट टाइम तुमने कोई और लड़का ढूंढी थी और अब कोई और, तुमने यंग मास्टर जाओ को भी नहीं छोड़ी। तो जाओ कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैंने इसे फ्रेंड बोला ना, तो आखिर तुम्हें सच्ची बोल रही हो जैसे मेरी गर्लफ्रेंड है। और वो मन में सोच रहा होता है कि अगर फैंग को इस बारे में पता लगा ना तो फैंग तो मुझसे गुस्सा हो जाएगा। फिर यहाँ सॉन्ग और भी चिल्लाने जा रही होती तो ग्रैंडमा उसे चुप कराती है कि यहाँ फालतू में छापा मत करो। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकलता है तो ये लोग जल्दी से पूछ रहे होते हैं कि फैंग अब कैसा है। तो डॉक्टर बताता है कि अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसे आईसीयू में रखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के लिए। और फिर डॉक्टर शेन की फैमिली को बाकी के प्रोसीजर कंप्लीट करवाने के लिए लेकर जाते हैं। तभी यहाँ पर जेनी से कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो जेनी कहती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं। फिर जाओ बता रहा होता है कि वैसे जब फैंग को पता लगेगा ना कि तुम यहाँ पर उसे मिलने आई हो तो उसकी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी और वो जल्दी रिकवर करेगा। तो जेनी सोचती है कि वो कोई डॉक्टर थोड़ी ना है जो उसकी रिकवरी होगी। फिर वो जाओ के साथ चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि फैंग की स्टेप मदर और उसका स्टेप ब्रदर साइड में आकर बात कर रहे होते। स्टेप मदर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये कितना लड़की है जिसकी जान बच गई। वो अपने बेटे को समझा रही होती है कि तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना होगा, जब तक ये यहाँ हॉस्पिटल में तुम अच्छे से कंपनी को मैनेज करना सीखो, क्योंकि फिर इसके जाने के बाद कंपनी तुम्हें मिलने वाली है। या फिर ये स्टेप ब्रदर तो बिल्कुल भी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हो, अगर तुमने कंपनी के काम पे ध्यान दिया होता ना तो तुम्हारे डैड फैंग को नहीं लेकर आते कंपनी संभालने के लिए। फिर वो कहता है कि ठीक है मॉम, मैं समझ गया, मैं ध्यान दूंगा। तो उसकी मॉम कहती है कि ये हुई ना बात। फिर यहाँ पर उनके जाने के बाद ये तो सोच रहा होता है कि फैंग तुम्हें ठीक होना होगा, मैं अपनी लाइफ खराब नहीं करना चाहता ये कंपनी के काम संभाल कर, मुझे कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर फैंग का डॉक्टर फ्रेंड उससे मिलने के लिए वार्ड में आता है और उसका ब्लैंकेट हटाकर चिल्लाता है कि अब नाटक करना बंद कर दो, सभी जा चुके। लाइन पे रुक के बैठता है और अपने फ्रेंड से पूछता है
कि तूने कुछ ज्यादा ही प्रोटीन लगा रही है। उसका फ्रेंड कहता है कि अगर ये सब हम नहीं करते तो फिर पता कैसे लगता कि तुझे ज्यादा चोट आई है, और सच में तू बड़ा लकी है, इतनी बड़ी तेरी कार एक्सीडेंट हुआ और फिर भी तुझे ज्यादा चोट नहीं आई। फिर फैन बता रहा होता है कि उसे नहीं लगता कि ये ब्रेक फेल अचानक से हुआ है, किसी ने जानबूझ के उसके ब्रेक को खराब किया था उसका एक्सीडेंट करवाने के लिए। फिर फैन का फ्रेंड पूछ रहा होता है कि क्या ये तेरी स्टेप मदर ने की होगी, तो फैन कहता है कि लगता नहीं कि ये उनका हाथ है, मुझे तो लगता है कि ये स्टेप मदर के ब्रदर ने किया होगा। फिर ये फैन को बता देता है कि जेनी अभी तुझसे मिलने आई थी, तो फैन खुश रहता है कि वो है यहाँ पर। बता रहा है कि नहीं, जाओ ने उसे ऑलरेडी छोड़ने किया है और फिक्र मत कर, तेरी फैमिली सस्पिशियस नहीं होगी क्योंकि जाओ ने बता दिया कि वो उसकी फ्रेंड है। फिर फैन का फ्रेंड बताता है कि वैसे अब मुझे अपने बाकी पेशेंट्स को भी देखने जाना है, तो फैन कहता है कि लेकिन मुझे भूख लगी, मेरे खाने का तो इंतजाम कर। तो इसका फ्रेंड कहता है कि नहीं, तू अभी काफी क्रिटिकली बीमार है तो खाना नहीं, तू खाली मेडिसिन ले। और ऐसा बोलकर वो उसे छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर फैन का फ्रेंड जेनी को भी करने जाता है और बताता है कि फैन की हालत और खराब हो गई तो वो तुमसे मिलना चाहता है। जेनी यहाँ चलने के लिए फिर मान जाती और ये खुश हो रहा होता है। फिर रोज से कार में लाने के बाद बताता है कि तुम्हें ये नर्स वाले कपड़े पहननी पड़ेंगी, नहीं तो फिर कोई और देखेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, सभी को तुम्हारे बारे में पता लग जाएगा, तो तुम नर्स बनती चलना। जेनी मान जाती है कि ठीक, और फिर जाओ यहाँ जेनी को फैन के बोर्ड के बाहर ले आता है और कहता है कि तुम अकेले अंदर जाओ। जेनी कहती है कि नहीं सही नहीं होगा ना, तो शाओ कहता है कि जरूर से तुमसे कुछ काम की बात करनी होगी, तो फिर तुम जाओ। तो जेनी अंदर चली जाती है और यहाँ पर जाओ दोनों गार्ड कह देता है कि किसी को भी अंदर मत जाने देना, और वो अपना खुशी होकर चला जाता है। जेनी जैसी अंदर आती है तो फैन को अपना शर्ट पहन रहा होता है, तो जेनी देखकर जल्दी से अपनी आंखें छुपा रही होती है। तो फैन कहता है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुमने देखी नहीं। वो कहता है कि अच्छा मुझे बैठाने में हेल्प करूँ, मेरे पैर में चोट लगी। तो जेनी तुरंत ही उसकी हेल्प करती है। फिर जेनी उसकी कंडीशन के बारे में पूछ रही होती है और कह रही होती है कि साहब ने बताया तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तो ये तुरंत ही दर्द में होने का नाटक रहता है। जेनी कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, रुको मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तो वो रोकता है और कहता है कि डॉक्टर की जरूरत नहीं, तुम ही काफी हो। तो जेनी जल्दी से दूर होती है और उसे चिल्लाती है कि क्या तुम नाटक कर रहे हो। तो फिर फैन मान लेता है कि हाँ मैं नाटक ही कर रहा था। तो जेनी गुस्सा होती है कि तुम सच में नाटक ही कर रहे थे। फिर वो उससे इसका रीजन पूछती होती है उसके नाटक करने का, और खुद से ही समझ जाती है कि यानी कि ये एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं। तभी फैन को पूछने लगता है कि तुम मुझसे मिलने क्यों आई, वो भी इतने दिन बाद, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। तो जेनी सोचती है कि हाँ मैं तो इसके साथ रिश्ते कट करना चाहती थी पर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। फिर वो बताने लगती है कि वो जाओ की गलती है, उसने मुझे बताया कि तुम ज्यादा बीमार हो, लेकिन अब तुम पूरे ठीक हो तो मैं चलती हूँ। तुम उससे रुकते और कहता है कि तुम इतनी हार्टलेस तो नहीं हो सकती ना कि मेरी थोड़ी सी हेल्प ना करूँ। तो जेनी मान जाती है और कहती है कि अच्छा बताओ तुम्हें क्या चीज की जरूरत है। फिर जैसी जेनी यहाँ उसे पानी देने जाती है तो वो गलती से उसके ऊपर ही गिरा देती है और फिर उसे सॉरी कहने लगती है कि मैंने जानबूझ के नहीं करी, और तुरंत ही उसे क्लीन कर रही होती है। तो फैन कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, और वो दोनों इतना क्लोज हो जाते हैं। तभी इतने में यहाँ पर उसका फ्रेंड जाओ शाओ को लेकर अंदर आया होता है और इन दोनों को ऐसे देखकर वो जल्दी से शाओ को वापस बाहर लेकर जाता है। शाओ फिर पूछने लग जाती है कि डैड और ब्यूटीफुल आंटी अंदर क्या कर रहे थे। तो जाओ कहता है कि बड़ू वाला कुछ एम्बैरसिंग काम कर रहे थे, तुम मत पूछो। फिर जेनी तो यहाँ फैन को डांट रही होती है कि तुमने आंखें ऐसी हरकत क्यों करी। तो कहता है कि पानी तो तुमने गिराई थी ना, और तुमने अब ये सब मेरा हाल करी हो तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। तो जेनी चिल्लाती है कि ये हॉस्पिटल है। तो कहता है कि यही पास में वो चल रही है। तो जेनी से चिल्लाती है कि हमारे बीच में सब खत्म है और हाँ तुम्हारी शादी होने वाली है। तो फैन कह रहा होता है कि अच्छा तो ये रीजन है। वो जेनी को बताता है कि 5 साल पहले जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था और इस तरीके से शाओ पैदा हो गई, लेकिन उसने ऑलरेडी सॉन्ग को कंपेंसेट कर चुका है और इससे उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तभी जेनी यहाँ उससे इस बारे में बात करने लगती है कि उसका जो कार एक्सीडेंट हुआ है ये कोई एक्सीडेंट है नहीं, तो फिर कार किसी ने जानबूझ के खराब किया। तो पूछती है कि तुम्हारी स्टेप मदर का तो हाथ नहीं है। तो फैन बताता है कि नहीं इसमें उनसे कोई हाथ नहीं है। तो जेनी कहती है कि मैं समझ गई तुम ये सब नाटक इसलिए कर रहे हो ताकि तुम रियल मास्टर माइंड के बारे में पता कर सको, है ना। फिर वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, ये सीक्रेट रहेगा। तो फैन कहता है कि तुम्हें और भी कुछ जानना है तो बैठो मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तो कहती कि नहीं इसकी जरूरत थी, मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। फैन कहता है कि रुको तो तुमने जो मेरा ये हाल कर दिया इसका क्या। तो जेनी उसे फिर भी डांट रही होती है। फैन कहता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम मेरे पैंट्स चेंज करने में हेल्प तो कर दूं, पर वो फिर भी नहीं मानती है और सिधाती है कि अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो अपने फ्रेंड से ले लो, वो है ना, मैं चलती हूँ। और वो ऐसे बोलकर चली जाती है। फिर यहाँ पर फैन का डॉक्टर फ्रेंड अंदर गॉड में आता है और फैन से पूछ रहा होता है कि तो इतना गुस्सा क्यों हो गया। तो फैन को उसे नहीं बता रहा होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर सॉन्ग फैन से मिलने के लिए जब हॉस्पिटल में आती है तो गार्ड रोक लेते हैं, उसे अंदर नहीं जाने दे रहे होते। तो वो फैन को आवाज देने लगती है कि मुझे शाओ के बारे में तुम्हें कुछ जरूरी बताना था।
तो वो उसे अंदर आने के लिए बोल देते हैं। फिर जैसे ही अंदर आती है तो उसकी चोट के बारे में पूछ रही होती है। तो फैन कहता है कि डायरेक्ट बोलो तुम क्या बात करने आई थी शाओ के बारे में। तो कह रही होती है कि देखो हम दोनों शादी कर लेते, शाओ को हमें पूरी फैमिली देनी चाहिए। तो फैंग उसे चिल्लाता है कि तुम्हें ये समझ नहीं आता, तुम्हारी ऐसी बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई। फैंग इसकी सारी बकवास बिल्कुल भी नहीं सुनते और उसे गेट लॉस्ट बोलकर बाहर जाने बोल देते हैं। तो फिर ये बाहर आती है और सोचती है कि आखिर ये मुझे बिल्कुल भी भाव क्यों नहीं देता है, लगता है इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। फिर इसे जेनी के बारे में ख्याल आता है तो ये गुस्सा होती है, ये जेनी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि जाओ वापस से जेनी को कॉल करके उसे बता रहा होता है कि फैंग हॉस्पिटल में बिल्कुल भी था नहीं रहे और वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे। जेनी सोच रही होती है कि मैं वापस इसकी बातों में नहीं आऊंगी, कल ही से मुझे झूठ बोला था। तो जाओ फिर भी उसे अपनी बातों में रे लेते हैं ये बताकर कि फैंग पे प्लीज तरस खा लो, वो कितना बेचारा है। तो जेनी मान जाती है उसे मिलने के लिए। फिर जब दोनों कार में बैठते हैं तो फिर जाओ इस बारे में जेनी से डिस्कस कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें फैंग के साथ रहने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी लाइफ इतने सालों से बिल्कुल भी इजी नहीं रही है। तो जेनी पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तो ये कहता है कि तुम्हें इतना तो पता ही होगा ना कि उसकी जो अभी मॉम घूम रही है वो असल में उसकी स्टेप मॉम है। जेनी कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो फिर जाओ उसे बता रहा होता है कि जब फैंग 5 साल का था तो उसकी स्टेप मदर की कहने पर उसके डैड ने उसे विलेज में भेज दिए थे और जब वो 20 साल का हुआ तो ही वो लोग ने उसे वापस लेकर आया और इन 15 सालों में उसकी फैमिली ने उसे बस इग्नोर करी। तो जेनी पूछती है कि लेकिन मैंने तो ऑनलाइन पढ़ी थी कि वो अब वर्ड से पढ़ के आया है। तो ये बताता है कि असल में वो लोग ने बस अपनी इमेज बचाने के लिए वो सब झूठी रूमर फैलाया और उसकी स्टेप मॉम तो बिल्कुल भी उसे घर में रखना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे खुद जीने का नाटक करके फैन के ऊपर इल्जाम लगाई थी, तभी तो उसके डैड ने उसे घर से निकाल दी थी। तो जेनी पूछती है कि फिर उन लोगों ने उसे 20 साल के होने पर वापस क्यों लिया है, क्या कंपनी संभालने की नहीं। तो जाओ कहता है कि मुझे ये लगता है कि फैन का स्टेप ब्रदर क्योंकि कोई काम का नहीं निकला वो कंपनी संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए फैन के डैड ने उसे लेकर आ गए और अब फैन की वजह से कंपनी की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जेनी कहती है कि फिर मुझे समझ आ रहा है कि ये कार एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था। जो कहता है कि इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि फैन के लिए सब कुछ कितना मुश्किल है, तो मैं चाहता हूँ कि बस तुम थोड़ा तो उसके साथ अच्छे से रहो, क्योंकि आखिर बचपन से उसे एक फैमिली की जरूरत थी, उसे प्यार चाहिए, वो बचपन से कितना बेचारा बच्चे ने। जेनी कहती है कि लेकिन फिर मेरी क्या जरूरत है, आखिर शाओ की तो मॉम सॉन्ग है ना, तो सॉन्ग अगर इनका ख्याल रखेगी तो उसमें उन लोग ज्यादा खुश होंगे, आखिर फैमिली फिर एक होगी। तो जाओ कहता है कि सॉन्ग को तो रहने ही दो, अगर वो फैन का ख्याल रखने गई ना तो फैन और बीमार हो जाएगा और गुस्सा होगा। 5 साल पहले उसने फैन को ड्रग दे दी थी और इस तरीके से उसने चालाकी करी और फिर शाओ दुनिया में होगी, तो फैन तो बस उसे हेट करते हैं। तो जेनी को फिर समझ आता है कि आखिर वो सॉन्ग से क्यों नहीं शादी करना चाह रहा था। फिर ये दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं और फैन का जो दूसरा फ्रेंड है वो अभी सर्जरी करके फ्री होता है। तो साओ कहता है कि चल फिर देखो मैं घर छोड़ देता हूँ और वो जेनी से कहता है कि फिर तुम चले जाओ फैन के पास। जेनी जैसी फैन की वार्ड में जाने वाली होती है तभी वार्ड में से फैन के डैड बाहर निकल रहे होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम फैन से मिलने आई हो। तो जेनी कहती है क्यों, तो उसे अंदर जाने को बोल देते हैं और अपना चले जाते हैं। फिर जेनी जैसी यहाँ पर आती है तो फैन को लगता है कि उसके डैड वापस उसे कुछ बोल रहे हैं, तो वो काफी रूड बात करते हैं और उसे देखकर कहते हैं कि मुझे लगा ही नहीं था कि तुम वापस आओगी। जेनी उसे पूछ रही होती है कि आखिर तुम कब तक बीमार पड़ने का प्रेटेंड करने वाले हो, सोचो तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारी वो स्टेप मॉम तुम्हारे कंपनी में ना रहने का फायदा उठाकर कुछ भी कर सकती है, फिर तो तुम्हारे इतने सालों की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो फैन पूछता है कि तुम अचानक से मेरी इतनी फिक्र कर रही हो। जेनी कहती है कि मैं बस ऐसी कैजुअली कह रही थी। फिर फैन पूछता है कि वैसे अभी मेरे डैड यहाँ से गए तो उन्होंने तुम्हें कुछ परेशान। जेनी कहती है बिल्कुल नहीं, और आखिर वो मुझे क्यों परेशान करेंगे। फिर फैन को उठने लगता है तो जेनी उसे पकड़ती है। उसे बताता है कि मैं यहाँ पे रह रहकर काफी थक गया हूँ, मुझे बाहर की फ्रेश एयर लेने जाना है, तो क्यों ना हम लोग साथ में खाने पर चलें। तो जेनी सोचती है कि इसे तो कोई डर ही नहीं है, ये अभी बीमार बनने का प्रेटेंड कर रहा है और किसी ने बाहर से देखी है तो फिर तो इसकी स्टेप मदर को पता लग जाएगा कि ये सब बस नाटक कर रहा था। फिर ये लोग जाके रेस्टोरेंट में खाना खाते और जब वेट्रेस यहाँ बिल लेने आती है तो फैन तो जेनी से कह देता है कि मैंने अपना वॉलेट लाना भूल गया, तो बिल तुम पे कर दो। जेनी सोचती है कि कितना शेमलेस है। फिर वो यहाँ बिल पे करते हुए कहने लगती है कि देखो कल रात तुमने इतनी मेहनत करो तो तुम्हें जो खाना पीना है तुम सब मुझे बता सकते हो, और हाँ तुम्हारे यहाँ से जाने का कैब का पैसा भी मैं तुम्हें दे देती हूँ। तो वेट्रेस ये सुनकर कहने लगती है कि अच्छा तो ये इतना हैंडसम सा मेल मॉडल है, वो ऐसे बोलकर चली जाती है। तो फिर यहाँ पर फैन कहता है कि अच्छा तुम मेल मॉडल हो, फिर तो मुझे आज रात भी अच्छे से मेहनत करना होगा तो मेरी पे करने के लिए। जेनी कह रही कि बस सब बहुत बकवास करना बंद करो। फिर वो से लेकर जाती। दोनों जब वॉक करते हुए जा रहे होते तो जेनी इस बारे में फैन से पूछती कि जब वो विलेज में था तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा टफ थी। तो फैन कहता है कि क्या तुम्हें जाओ ने बताया। फिर वो उसे बताने लगता है
कि हाँ टफ तो थी, सब कुछ मुझे अकेले मैनेज करना होता था। अगर स्कूल में कोई मुझे बुली करे तो मैं वो घर पे नहीं बताता था, क्योंकि मैं ग्रैंडमा को परेशान नहीं करना चाहता था। और फिर ऐसी गोश्त बहुत सारी चीज बताता है और फिर जेनी को लेकर अपने घर आ जाते हैं। दोनों फिर साथ नाइट स्पेंड करती। मॉर्निंग में जब जेनी की नींद खुलती है तो देखती है कि फैन अपना नोट छोड़ कर दिया जिसमें उसे लिखा होता है कि तुम याद से ब्रेकफास्ट कर लेना। फिर जेनी उसका नोट पर खुश होती है और फिर वो जल्दी से अपना कंपनी जाने के लिए निकलती है। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि फैन के डैड उसे यहाँ हॉस्पिटल में ले जाते और उसे और जेनी के रिलेशनशिप की वजह से वो उसे चिल्ला रहे होते और कह रहे होते हैं कि उसे उनकी बताई हुई लड़की से शादी करनी होगी क्योंकि वो उसकी बिजनेस मैरिज करवा के रहेंगे। फैन मना करने लगता है कि वो उन्हें ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर उसके डैड चिल्लाते हैं कि तुम्हारी बहुत पंख आ गए और तुम अब मेरे खिलाफ जाओगे। और उसे सब याद दिलाने लगते हैं कि आज उसके पास जो कुछ भी है ना सब उनका ही दिया हुआ है। और वो उसे भी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस लड़की को प्रोटेक्ट कर सकते हो। वो उसे वार्न करके समझा रहे होते कि वो बिल्कुल भी उस लड़की की लिए सुइटेबल नहीं है। तो एक ना एक दिन उसे उसके साथ ब्रेकअप करके उनकी बताई हुई बिजनेस मैरिज करनी होगी। तो फैन अपने डैड से कहने लग जाता है कि वो अगर उसके बायोलॉजिकल डैड ना होते ना तो आज उसके सामने ना खड़ी होती। तो उसके डैड भी उसे कह रहे होते कि तुम भी अगर मेरे बेटी ना होते तो आज यहाँ पर नहीं होते, समझे। और 3 महीने के अंदर तुम्हें ये बिजनेस मैरिज करनी होगी। फिर हम देखते हैं कि जेनी को पता लगता है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा बीमार होगी, तो वो जल्दी से आज छुट्टी लेकर अपनी मॉम के घर जाती है और देखती है कि यहाँ पर उसका बेटा उसकी मॉम का ख्याल रख रहे होते। वो जल्दी से अपने बेटे को हक करती है और फिर वो इन दो के लिए खाना बनाती है। तभी यू पूछने लग जाता है कि सिस्टर अब आप कितने दिन के लिए रहने वाली हो। तो जेनी बताती है कि बस 3 दिन। तो वो आपसे जाता है। फिर जेनी कहती है कि मैंने डिसाइड कर दूं कि अब मैं तुम दोनों को भी लेकर सिटी में जाके रहूंगी। जेनी की मॉम कहती होती है कि लेकिन सिटी का खर्चा बहुत ज्यादा है ना। तो कहती है कि इसकी फिक्र मत करो, मैंने सब अरेंजमेंट कर दी हूँ और अब मेरे पास इतनी सेविंग्स है कि मैं आप दोनों को रख सकती हूँ। तो यहाँ पर जेनी का बेटा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली वो उसके साथ रहेगा। फिर 3 दिन बाद जेनी अपनी मॉम को लेकर अपनी सिटी वाले घर में आ जाती है और फिर यहाँ से वो अपनी मॉम और यू को लेकर हॉस्पिटल गई होती है ताकि अपनी मॉम का अच्छे से चेकअप करवा सके। जेनी अपने बेटी को समझाती है कि तुम यहीं पे रहना, मैं मॉम को जाके डॉक्टर को दिखा के आती हूँ। तो कहता है कि सिस्टर मैं अपना ध्यान रखूंगा, मेरी फिक्र मत करो। फिर यू जब यहाँ घूम रहा होता है तभी उसे यहाँ पर शाह देख लेती है और उसके साथ खेलने लग जाती है। फिर फैन का फैन यहाँ शाह को पिक करने आता है कि चलो तुम्हारे डैड के पास चलना है। तो फिर यहाँ पर शाह यू के साथ बहुत सारी बातें करती है। उसके बाद वो जब यहाँ फैन से मिलती है तो उसे बताने लगती है कि उसे एक बहुत ही अच्छा ब्रदर मिला था जो कि डैड आपकी तरह बहुत ही हैंडसम भी था। फिर फैंग अपने फ्रेंड जाओ से कहता है कि तुम अब शाह को घर लेके जाओ, वो यहाँ पे कहाँ रहेगी। तो फैंग फिर शाह को लेकर जा रहा होता है और तभी चाहते हुए वो सॉन्ग से टकरा जाता है और तभी यह सॉन्ग की रिपोर्ट में वो उसका ब्लड ग्रुप देखकर शौक होता है कि वो ब्लड ग्रुप बी की है, लेकिन शाह का तो ब्लड ग्रुप ए बी है ना। तो ये सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर इसके बाद वो यहाँ पर शाह का बाल ले लेते ताकि वो उसका और सॉन्ग का डीएनए टेस्ट करवा सके। फिर हम देखते हैं कि जेनी जब यहाँ ऑफिस जाने के लिए निकल रही होती है तो वो यूसे कहती है कि मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। फिर आप लोग देखते हैं कि जब ऑफिस की छुट्टी का टाइम हो जाता है तो फैन जेनी से मिलने के लिए घर पे आया होता है और तभी यहाँ पर यू दरवाजा खोलता है और कहता है कि आप कौन हो। फैन भी शौक होता है कि ये तो जेनी का ही घर है, तो ये कौन है। फिर यू तो दरवाजा बंद कर लेता है। जब जेनी यहाँ पर आई होती है तो फैन उसे बाहर ही रोक लेता है। जेनी उसे बताती है कि उसकी फैमिली घर पे आए हुए, तो फिर कहता है कि टीचर फिर हम होटल चलते। जेनी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है ये सोचकर कि वो आज उसके साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर लेगी। और जब वो उसे उठा के लेके जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि सॉन्ग इन लोग को देख लेती है और उसे जेनी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। जेनी और फैन यहाँ होटल आ जाते हैं, जिसके बाद वो उसे फिर बता देती कि आज उनके बीच जो भी हुआ ये लास्ट टाइम था और अब वो उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहती। और ऐसे बोलकर वो चली जाती और फैंग उसे इतना मनाने पर भी रोक नहीं पाता है। फिर हम देखते हैं कि फैंग का फ्रेंड शाह से मिलने आया होता है और वो उसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट वगैरह दिखाकर बताता है कि शाह असल में सॉन्ग की बेटी है ही नहीं, उसने तुमसे सब झूठ बोली है, लेकिन हाँ तुम्हारा शाह के साथ कनेक्शन है, तुम उसके डैड हो। तो फिर ये सब जानने के बाद तो फैंग को सॉन्ग के ऊपर और गुस्सा आती है कि वो कितनी बड़ी झूठी है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सॉन्ग यहाँ फैंग से मिलने के लिए कंपनी जाती है और उसे बताने लगती है कि देखो तुम्हें जेनी से दूर रहना चाहिए, वो अच्छी लड़की नहीं है और उसका पहले से बेटा भी है। फैन कहता है कि बेटा ठीक है हाँ, उसने देखो तुमसे ये बात भी छुपा के रखी। फिर यहाँ पर फैंग उसे कहता है कि बस अब बहुत हो गया, तुम पहले मुझे सच बताओ। वो उसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है, ये शाह से उसकी बेटी है ही नहीं और उसे कह देता है कि देखो मुझसे अब कोई भी झूठ मत कहना, सच बताना नहीं तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ही बुरा होगा। तो सॉन्ग बताने लगती है कि मुझे पता चल गया था कि तुम बहुत ज्यादा वीर हो, उस दिन मैंने पता लगा रही थी कि तुम होटल में आने वाले हो, तो मैंने पहले से ही ड्रग का इंतजाम कर ली थी। पर जब तक मैं वहां पहुंची तब तक कोई और ही लड़की तुम्हारे साथ रूम में जा चुकी थी
और फिर वो वहां से चली गई। मैं उसे देख भी नहीं पाई कि वो कौन थी। और एक साल बाद फिर मैंने सोची जब मैं अगर तुम्हारे पास एक बेटी लेकर जाऊंगी तो फिर तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओगे। तो फिर फैन कहता है कि लेकिन तुमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी ना, शाओ के साथ मेरा खून का रिश्ता है, वो मेरी सगी बेटी। ये सुनकर ही शौक होती है। फिर फैंग पूछ रहा होता है कि तुम्हें शाओ कहाँ मिली थी। तो फिर ये सच नहीं बताती है और कहती है कि मुझे कचरे के पास मिली थी। और नन्हे सोचती है कि अगर इसे पता लग गया कि शाओ असल में जेनी की बेटी है तो फिर तो इसे ये भी पता लग जाएगा कि उसकी वो वन नाइट स्टैंड वही थी और मैं ये पता लग नहीं दे सकती। फिर ये मनाने लगती कि आखिर मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। तो भी फैन नहीं मानता और अपने यहाँ पर पुलिस को बुला के रखा होता है जो कि उसे अरेस्ट करके लेके जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि जेनी अपनी मॉम और यू को लेकर वापस हॉस्पिटल गई होती है और यहाँ पर वो फिर से यू को बैठा कर जाती है। तभी इतने में जेनी को ढूंढते हुए यहाँ पर फैन आया होता है। तो यू तुरंत ही से रोक जाता है कि आप मेरी मॉम से मिलने नहीं जा सकते, मैं किसी को भी ऐसी ही अपनी मॉम से मिलने नहीं दूंगा, आप एक स्कम्बैग हो। मेरी मॉम ने बताइए कि आपके पास तो पहले से बेटी है और आपकी वाइफ भी है। तो फैन कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसे एक कपल को नहीं तोड़ना चाहिए, क्या तुमने अपनी मॉम से पूछी कि वो मुझे पसंद करती है कि नहीं। तो यू भी सोचता है कि हाँ मेरी मॉम इसे पसंद तो करती है। फिर वो इसे जाने नहीं देता है। और फिर हम देखते हैं कि जेनी अपनी मॉम को यू को लेकर जाने बोलती है और वो फिर फैन के साथ कार से जा रही होती है। और फिर फैन यहाँ जेनी को मनाने लगता है कि वो कोई सॉन्ग से शादी नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करना चाहता है। तो जेनी कहती है कि लेकिन मेरे पास पहले से बेटा है। तो वो उसे क्लियर कर रहा होता है कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास भी एक बेटी और तुम्हारे पास भी एक बेटा है, तो हमारी फैमिली तो एक कंप्लीट फैमिली होगी ना। तो जेनी कहती है कि लेकिन तुम्हारी फैमिली, तो कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा होता है जहाँ पर वो अपनी स्टेप मॉम की सारी पोल खोल लेता है कि उन्होंने अपने ब्रदर की मदद से उसका एक्सीडेंट करवा के उसे मारने की कोशिश करी और असल में उनका बहुत सारे मेन मॉडल्स के साथ अफेयर भी चल रहा है और वो सभी को फोटोज भी दिखा देता है। तो फैन के डैड उसकी स्टेप मॉम के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं कि उन्होंने उनको चीट कर दी। उसकी स्टेप मॉम को पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है। वरना यहाँ पर उसके स्टेप ब्रदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुशी होता है कि भाई मैं कंपनी लेना नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस खुशी से अब्रॉड में जाके रहना चाहता हूँ और आपने मेरे को पैसे दे दिए उसके लिए बहुत थैंक यू। फिर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि फैन जब घर पे आया होता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुमने अपनी स्टेप मॉम को पुलिस से अरेस्ट करवा दी और अपने डैड को नर्सिंग होम भेज दिए और तुमने कोई लड़की भी ढूंढ कर रखी हो उससे शादी करने के लिए। तो फैन बताता है कि हाँ मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तो कहना कहती है कि ठीक है फिर उसे मुझसे मिलने के लिए भेजो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। फिर फैन जेनी से मिलता है और उसे बताता है कि उसकी ग्रैंडमा उससे मिलना चाहती है। तो वो पहले डर रही होती है और फिर जब वो ग्रैंडमा से मिलती है तो ग्रैंडमा पहले उसे पैसा देकर फैन को छोड़ने के लिए बोलती है। तो जेनी मना करती है कि नहीं मैं फैन से प्यार करती हूँ। तो ग्रैंडमा तो खुश जाती है और कहती है कि वो बस उसका टेस्ट ले रही थी, ये छानने की कोशिश कर रही थी कि वो कैसे लड़ती है। फिर जेनी काफी शौक होती है कि आप मेरे और फैन के रिश्ते से खुश है। तो ग्रैंडमा कहती है कि ऑफ कोर्स फाइनली मेरे ग्रैंडसन को कोई लड़की पसंद आई तो मैं खुश नहीं होंगी। और फिर ग्रैंडमा ने जेनी के बेटे के साथ उसे घर पे बुलाई होती है जब भी पूरी फैमिली मिलती। तो ग्रैंडमा यहाँ पर जेनी की बेटी को देखकर शौक होती है और कहने लगती है फैन तुम जब छोटे थे तो पूरे ऐसे ही दिखते थे, ये तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये मेरा रियल ग्रैंडसन है। वो कहती है कि नहीं मैं इसके टेस्ट करवाऊंगी। फिर वो तुरंत ही डीएनए टेस्ट करवाती और जब रिपोर्ट आती है तो इन लोगों को पता लगता है तो यू के साथ भी फैन का खून का रिश्ता है। तो जेनी बताती है कि हाँ मेरे ट्विंस हुए थे पर मेरी बेटी कहीं खो गई थी, तो यानी असल में शाओ मेरी सगी बेटी है। फिर लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली ये लोग एक हो गए और यहाँ पर शाओ और यू भी खुश हो रहे होते हैं कि वो लोग सगी भाई बहन है। ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि फाइनली पूरी फैमिली एक हो गई है। वो दोनों को फिर मैरिज सर्टिफिकेट भेजती है और जेनी और फैन फिर सिविल अफेयर्स ब्यूरो आ जाते हैं और अपनी मैरिज सर्टिफिकेट की फोटोज भी क्लिक करवाते और फिर साथ में सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते। फैन फिर जेनी से कहता है कि मुझे तुम्हें एक सीक्रेट भी बताना है। वो उसे बताता है कि असल में जब वो छोटा था और एक बार पानी में डूब रहा था तो उसने उसकी जान बचाई थी और जेनी असल में उसकी लाइफ सेवर है, लेकिन वो उसे भूल ही गई। तो जेनी कहती है कि वो बुद्धू से लड़के तुम ही हो। फिर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि दोनों की किस्मत पहले से जुड़ी हुई थी और फिर फाइनली दोनों एक होकर ही रहे और फिर दोनों हक करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।